नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। मैं आपके साथ चक्रव्यूह लेकर पेश इस वक्त हाजिर हूं। सबसे पहले देखते हैं वो 4 कहानियां जिस पर आज आपने वोटिंग की है। अब चांद पर बसने की तैयारी कर लीजिए। 54 साल के बाद चांद के पास पहुंचने वाला है इंसान। इस खबर में 15% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। आगे डिटेल में इस पर बात करता हूं। क्या सिंगर जुबिन गर्ग की मौत का इमोशनल कार्ड असम का चुनाव तय करेगा? वो अचानक असम विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा फैक्टर क्यों बन गए हैं? इस खबर को देखने के लिए 21% लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया को अप्रैल फूल बना दिया। क्या आपको भी आज ऐसा महसूस हुआ या ट्रंप खुद ही अप्रैल फूल बन गए हैं? इस खबर को 29% लोग देखना चाहते हैं। तो 7:28 पर हम डिटेल में ईरान युद्ध की कवरेज आपको दिखाते हैं। और आखिर में जो खबर सबसे अधिक वोट लेकर नंबर 1 बनी है आपकी वोटिंग से, वो है एसआईआर पर बंगाल में जो बवाल छिड़ा है उससे जुड़ी हुई। बंधक कांड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जम के फटकार लगाई है, लेकिन ये फटकार किसको लगी है इसको जानने में सबकी दिलचस्पी है। 35% दर्शक इस खबर को डिटेल में देखना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने तय किया, वैसे ही इस खबर के साथ, यानी बंगाल की खबर के साथ, इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बैटल ऑफ बंगाल में आज का दिन धमाकों से भरा रहा। जो कुछ हुआ वो चुनाव का टर्निंग पॉइंट अब बन सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ममता बनर्जी ने यह आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग बंगाल में राष्ट्रपति शासन चला रहा है? कल मालदा में एसआईआर पर सुनवाई कर रहे 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बंधक बनाया गया। और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना कि मालदा में क्या हुआ ये उन्हें बताया ही नहीं गया। सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को खबर मिल गई और सूबे की सीएम को पता तक नहीं चला। आखिर एसआईआर के नाम पर बंगाल में हो क्या रहा है? उधर मुस्लिम बहुल मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया। इधर ईडी ने आज पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में 3 ठिकानों पर रेड मारी। आईपैक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए चुनावी मैनेजमेंट का काम देखती है। पहले भी इस पर रेड पड़ चुकी है। तीसरी तस्वीर, शुभेंदु अधिकारी के पर्चा भरने से पहले भवानीपुर में गृह मंत्री अमित शाह का मेगा रोड शो हुआ। सड़कों पर सैलाब उमड़ा। क्या ये बंगाल में बदलाव की आंधी दिखाई दी? भवानीपुर ममता का गढ़, दीदी का घर, और वहीं से आज ममता की हार की भविष्यवाणी की गई है। तो क्या इस बार दीदी के किले में सेंध बीजेपी लगा पा रही है? सबसे पहले बात मालदा की करते हैं, यहीं से शुरुआत करता हूं। एसआईआर में नाम कटने के डर से वोटरों में कितना तनाव है, इसका ट्रेलर मालदा में देखने को मिला। हजारों लोगों ने मालदा के कलियाचक में बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। एसआईआर पर सुनवाई कर रहे 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बाहर निकलने नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों की डिमांड थी कि वे अधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी बयां करना चाहते हैं। जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। न्यायिक अधिकारियों पर ईंट पत्थर चले। आज भी वहां पर प्रदर्शन हुआ। मालदा में जो कुछ हुआ उससे लेकर आज पूरे बंगाल में सियासी उबाल मचा रहा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा ममता बनर्जी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सामने आया। ममता दीदी का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी तक नहीं दी गई। आखिरकार वहां चल क्या रहा है? যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। কারণ এখানকার চিফ সেক্রেটারি আমার সাথে আজ পর্যন্ত কলন করেনি। আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। আমি রাতের বেলায় আমি একজন সাধারণ সাংবাদিকের কাছ থেকে জানতে পারলাম রাত্রির 12টার সময় যে জাজেদের ঘেরাও করে রেখেছে। আমি মনে করি মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর জুড়ে বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও জেনে রাখবেন আমার 1.5খানা ওয়ার্ড আছে যেখানেও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়েছে। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी शुरुआत से ही बंगाल में एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वहां वोटर लिस्ट से 60 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। आपत्तियों पर रोज सुनवाई अभी भी चल रही है। अभी कितने मामले निपटे हैं और कितने पेंडिंग हैं, आगे बढ़ने से पहले यह आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं।
कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट को 60 लाख आपत्तियों पर डिटेल से जानकारी दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि हर दिन 1.25 लाख से 2 लाख के बीच आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है। 31 मार्च तक 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा हो चुका है। बाकी बची 13 लाख आपत्तियों पर फैसला 7 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। लेकिन इन्हीं आपत्तियों पर सुनवाई को लेकर मालदा में नौबत यहां तक आ गई कि बंधक कांड हो गया। हंगामा, पथराव, आगजनी, ट्राइब्यूनल मानछिना मानगोला एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ नारेबाजी देखते देखते बंधकबाजी में बदल गई। मालदा में एसआईआर की सुनवाई कर रहे 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। साथ में 3 महिला अधिकारी थीं। 9 घंटे से भी अधिक समय तक वो सभी 7 के 7 अधिकारी बीडीओ ऑफिस में बंधक बने रहे। उनके पास न खाने को कुछ था, न पीने को पानी था। बिना किसी सुरक्षा के सभी 7 न्यायिक अधिकारी बंधक बने रहे। घंटों बाद जब सेंट्रल फोर्स और पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें बाहर निकाला गया। लेकिन हंगामा इसके बाद भी नहीं थमा। उनकी गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, तोड़फोड़ किया गया। जगह जगह बांस लगाकर उनके रास्ते रोकने की कोशिश हुई। लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। वोटर लिस्ट से नाम कटने पर गुस्सा इस कदर हंगामे में बदल जाएगा, ऐसा जुडिशियल ऑफिसर्स को भी उम्मीद नहीं थी। वैसे तो बंगाल का चुनावी इतिहास रक्त रंजित रहा है, लेकिन चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम कटने पर ऐसा बवाल कट जाएगा, ये हर किसी के लिए कल्पना से परे था। थक हार कर पुलिस ने स्थानीय मस्जिद के इमाम को बुलाया। फिर इमाम के समझाने पर लोगों ने हाईवे खोला। तब जाकर सभी न्यायिक अधिकारी बंधक से आजाद हो पाए। बंगाल के चुनाव में 2 फेज है और दोनों फेज में पहले फेज में 20 दिन का वक्त बाकी है वोट पड़ने में। 20 दिन से कम का वक्त है, लेकिन अब तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। एसआईआर को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। टीएमसी की आपत्तियां हैं और चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं। लेकिन मालदा में जो घटना घटी बीती शाम को, उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तमाम आपत्तियों पर विचार विमर्श चल रहा है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो मालदा घटना को लेकर हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने कड़ी फटकार आज लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने घटना के बारे में सुनने के बाद रात के 2 बजे तक निगरानी की है। मालदा घटना पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बंगाल में हर कोई राजनीतिक भाषा अब बोल रहा है। अधिकारियों को डराने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग सभी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अधिकारियों को सुरक्षित जगह दी जाए। मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को कारण बताओ नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। वहीं चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट तलब की। कुल मिलाकर बंगाल में मालदा को लेकर अब सियासी अखाड़ा खुल गया है। रोहिंग्या के लिए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा और ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनी रहेंगी। दुर्भाग्यपूर्ण, काला धब्बा। और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई और इन कुकर्मों की वजह से, संविधान को नष्ट करने की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी को डेप्यूट किया है, उसको आप बंधक बनाओगे तो फिर जुडिशियल प्रोसेस या जुडिशियली डायरेक्टेड प्रोसेस होगा कैसे? और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जो स्टेप लिया था वो प्रजातंत्र को बचाने के लिए लिया था। अब इस तथ्य को भी जान लीजिए, मालदा में वोटिंग फर्स्ट फेज यानी 23 अप्रैल को होनी है। मालदा में करीब 52% मुस्लिम वोटर हैं। हिंदू आबादी यहां पर करीब 48% है। लोग वोटर लिस्ट से बेवजह नाम काटे जाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस सब के लिए ममता बनर्जी के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार बता रही है। বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী
1,20,00,000 নাম বাদ দিয়েছে। তার জন্যই আমরা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম এবং সুপ্রিম কোর্ট তো সত্যি কথাই বলেছেন যে এটা হতে পারে না। तो ममता बनर्जी के तर्क हैं कि आखिरकार क्यों चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। यानी बंगाल की सियासत अब सिर्फ चुनाव नहीं, सीधा टकराव बन चुकी है। मालदा के बाद आज इस टकराव का सबसे बड़ा मैदान बना भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को यहां से भी उतार दिया है। आज शुभेंदु के नॉमिनेशन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भवानीपुर पहुंचे, वहां पर रोड शो किया और ममता के हार की उन्होंने अपने तरफ से भविष्यवाणी कर दी। हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। लेकिन इस भाषण के पहले एक और तस्वीर भवानीपुर में देखने को मिली। अमित शाह का रोड शो जैसे ही ममता बनर्जी के आवास के पास पहुंचा, माहौल बहुत बदल गया। वहां पहले से मौजूद टीएमसी कार्यकर्ता और रोड शो में शामिल बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। टकराव की नौबत दिखाई दी, नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की और फिर देखते देखते पूरा इलाका रणभूमि में बदल गया। माहौल इतना गर्म था कि पुलिस को हालात संभालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। इसी सियासी गर्मी के बीच शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया और ये साफ साफ मैसेज दिया कि नंदीग्राम की तरह भवानीपुर से भी वो ममता बनर्जी का हार हराएंगे। वहीं अमित शाह के निशाने पर भी ममता बनर्जी रही। अमित शाह ने बंगाल में भ्रष्टाचार से लेकर कानून व्यवस्था तक हर मुद्दे पर सवाल उठाए और यह दावा किया कि बंगाल अब बदलाव चाहता है। तो सवाल यह कि क्या भवानीपुर, जो अब तक ममता का अभेद्य किला रहा, वो इस बार दरक सकता है? क्या यह टकराव सिर्फ सड़क तक सीमित रहेगा या वोटिंग बूथ तक भी इसका असर दिखेगा? क्योंकि तस्वीर साफ है, भवानीपुर अब सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि बंगाल की सियासत की सबसे बड़ी जंग का केंद्र बन चुकी है। और ममता बनर्जी एसआईआर को हथियार के तौर पर आजमा रही हैं, बीजेपी को घेर रही हैं। आइए बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। बात चुनाव की चल रही है, मैं बात अब असम की कर लेता हूं, वहां पर भी चुनाव है। असम में जस्टिस फॉर जुबिन बड़ा मुद्दा बन चुका है। जुबिन का नाम में राजनीति करने वाला किसी को मैं नहीं सरूंगा। कांग्रेस की सरकार चाहती है कि जुबिन गर्ग जी को न्याय मिले, 100 दिन के अंदर अंदर उनको न्याय दिलवाएंगे। तो आम आदमी से जुड़े तमाम मुद्दे दोनों तरफ से असम चुनाव में भी उछल रहे हैं, जैसे गरीबी, घुसपैठ, हिंदू मुसलमान आदि आदि। लेकिन एक ऐसा इमोशनल मुद्दा है जो इस वक्त असम के लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। असम सेंट्रिक ये इशू है करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन रहे जाने माने सिंगर, गायक, कलाकार जुबिन गर्ग की मौत का मामला। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कहा था कि वो जुबिन गर्ग और उनके परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। 6 महीने से ऊपर बीत चुके हैं। अब जुबिन गर्ग के लाखों करोड़ों फैंस को साधने के लिए विरोधी दल कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी को घेरना शुरू किया है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जुबिन गर्ग को 100 दिनों के अंदर न्याय दिलाने का वादा, चुनावी वादा कर दिया है। असम के लिए कांग्रेस की 5 बड़ी गारंटी में जुबिन को न्याय दिलाना भी शामिल है। कांग्रेस की सरकार चाहती है कि जुबिन गर्ग जी को न्याय मिले, 100 दिन के अंदर अंदर हमारी सरकार जैसे बनेगी, हम 100 दिन के अंदर अंदर उनको न्याय दिलवाएंगे। हमारी गारंटी मशहूर गायक स्वर्गीय जुबिन गर्ग के मामले में 100 दिन में न्याय दिलाएंगे। 100 दिन में हमने न्याय दिलाएंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम सिर्फ 100 दिन में एक हमारे जुबिन की
हत्या कैसी हुई, कौन लोग है, उसके पीछे कौन है। सुना आपने, कांग्रेस का हर नेता जुबिन गर्ग को इन चुनावी रैलियों में याद कर रहा है। जुबिन गर्ग असमिया लोक संगीत के प्रतीक थे। उन्होंने सीए विरोधी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ गीत गाए और असमिया संस्कृति, एकता तथा सामाजिक मुद्दों की आवाज बने। वे खुद को किसी पार्टी से नहीं जोड़ते थे और अक्सर सरकार की आलोचना करते थे। लेकिन 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान डूबने से 52 वर्षीय जुबिन की मौत हो गई थी। जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए थे। उनकी मौत के बाद पूरे असम में शोक की लहर उठी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार गुवाहाटी में किया गया। सिंगापुर पुलिस कुछ और कह रही है, मुख्यमंत्री ने कुछ और कहा। इसीलिए बार बार ये मांग उठी कि जिन्होंने हत्या की अगर, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। असम सरकार के आदेश पर एसआईटी ने इस मामले की जांच शुरू की। जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और वहां फेस्टिवल के जो आयोजक थे श्याम कानू महंत समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त ये केस असम की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल भी रहा है। इस केस में 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर है। जुबिन असम की आवाज माने जाते थे। वो असमिया संगीत के रॉक स्टार थे। जुबिन की मौत ने पूरे असम को एकजुट कर दिया। हर कोई जुबिन के लिए न्याय की आवाज उठाता रहा। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां असम के इसी भावनात्मक जुड़ाव से जुड़े मुद्दे को सियासी तड़का लगा रही है। जुबिन अपने लोकगीतों के लिए भ्रष्टाचार पर प्रहार करते थे, न्याय के लिए आवाज उठाते थे। इसीलिए राहुल गांधी को भी जुबिन का नाम लेकर हिमंता सरकार को घेरने का एक मौका मिला है। अब राहुल गांधी अपनी रैलियों में जुबिन को ईमानदार और अटल बताकर हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोल रहे हैं। और जुबिन गर्ग ने भ्रष्टाचार की बात उठाई, एकता की बात उठाई, मोहब्बत की बात उठाई और उनकी जो विचारधारा थी वो हेमंत शर्मा के बिल्कुल खिलाफ विचारधारा। एक तरफ असम आपकी सोच जुबिन गर्ग और दूसरी तरफ हिंसा, नफरत, भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी जब डेड बॉडी पहुंची थी जुबिन गर्ग की सिंगापुर से, तो उस अंतिम संस्कार में, उस अंतिम यात्रा में खुद हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए थे। जुबिन गर्ग असम की आवाज थे, युवाओं के दिल और संस्कृति का सितारा थे। वे हमेशा कहते थे राजनीति मत करो दोस्तों। वे किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि सत्ता से सीधे सवाल करते थे। वो असम के थे। सीएए हो, बाढ़ हो या अस्मिता की लड़ाई हो, वो आम आदमी की आवाज बनकर बड़े होते, सबके सामने खड़े रहते। लेकिन आज उन्हीं के नाम पर वोट की राजनीति हो रही है। इसी को तो कहते हैं सियासत, जिसमें नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा नजर आता है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक संरचना की। मैं बात कर रहा हूं चांद की, मून की। चांद के ऊपर दुनिया भर में कविताएं, शायरियां और प्रेम गीत लिखे गए हैं। कवि की कल्पना में चांद एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि सौंदर्य, प्रेम, विरह और इमोशन का प्रतीक है। हमारे यहाँ तो चौदहवीं का चांद जैसी फिल्मों से लेकर चांद सी महबूबा हो जैसे गीत तक लिखे गए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कहा कि चांद कवियों को सपने देखने और कविता रचने की प्रेरणा देता है। भारत में चांद को लेकर पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। करवा चौथ के चांद से लेकर ईद के चांद तक हर कोई अपने नजरिए से चांद को देखता है। लेकिन अब उसी चांद को कल्पना से निकालकर हकीकत में लाने की कोशिश की जा रही है। मैं बात कर रहा हूं नासा के मून मिशन की, जो चांद पर एक पावर प्लांट यानी बिजली संयंत्र बनाने की तैयारी के लिए भेजा गया है। आज सुबह करीब 4 बजे आर्टेमिस 2 मून मिशन लॉन्च किया गया, ताकि भविष्य में चांद पर इंसानों की बस्ती बसाई जा सके। अब एक विडंबना देखिए, यह कितनी अजीब बात है कि एक तरफ अमेरिका धरती पर तबाही मचाने पर इन दिनों तुला हुआ है और दूसरी तरफ चांद पर जिंदगी की खोज में मिशन को भेज रहा है। आज फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से ओरियन नाम के स्पेसक्राफ्ट में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चांद की तरह यह यान रवाना हुआ।
10 दिन के इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री चांद का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से उतनी दूर जाएंगे जहां पर आज तक कोई नहीं गया है। यानी ये यात्री चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे बल्कि उसका चक्कर काटकर वापस लौट आएंगे। 54 साल बाद यह पहला मौका है जब कोई अंतरिक्ष यात्री चांद के इतने करीब पहुंचेगा। इससे पहले साल 1972 में अपोलो 17 मिशन में चांद की सतह पर कदम रखा गया था, लेकिन आर्टेमिस 2 मिशन में लैंडिंग नहीं होगी। सिर्फ चांद की सतह की जानकारियां जुटाई जाएंगी ताकि अगले मिशन में चांद पर उतरा जा सके। ग्रीक माइथोलॉजी की चांद की देवी का नाम आर्टेमिस है, जिसे अपोलो की जुड़वा बहन माना जाता है। यह मिशन इन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर लेकर जाएगा। हालांकि इन 10 दिनों में लगभग 11 लाख किलोमीटर की यात्रा होगी। ये एक फ्लाई बाय मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्री चांद से करीब 7000 किलोमीटर दूर होकर गुजरेंगे। इस मिशन में करीब 38,000 करोड़ का खर्च आ रहा है, जबकि इस पूरे मिशन के लिए करीब 9 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करना भी है। दरअसल नासा यह देखना चाहता है कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए यह सिस्टम कितना सुरक्षित है। अब सवाल यह है कि अमेरिका 9 लाख करोड़ रुपए खर्च करके चांद पर क्यों जाना चाहता है, क्यों वहां पर इंसानों की बस्ती बनाने की फिराक में है। दरअसल चांद की जमीन देखने में सूखी, धूल भरी और बंजर लगती है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है। चांद पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं जो धरती पर बहुत काम आते हैं। रेयर अर्थ से स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट की स्क्रीन बनाई जाती है। चांद पर लोहे और टाइटेनियम जैसी धातुएं भी मौजूद हैं। इसके अलावा हीलियम 3 आइसोटोप का भी बहुत बड़ा भंडार है। इससे न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी से बिजली बनाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल सुपर कंडक्टर से लेकर मेडिकल उपकरणों तक कई चीजों में हो सकता है। अगर इसकी कीमत की बात करूं तो 1 किलोग्राम हीलियम 3 की कीमत करीब करीब 30 करोड़ रुपए है। इसीलिए अमेरिका को वो पसंद है। जो आर्टेमिस 3 में 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे और 2 जो चंद्रमा पे उतरेंगे, उसके लिए एक तैयारी है, क्योंकि हम चंद्रमा को एक लॉन्चिंग पैड बनाकर फिर हम मंगलयान में जा सकते हैं और इंट्रा प्लैनेटरी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टेमिस मिशन का असली मकसद चांद पर एक पावर प्लांट यानी बिजली लगाने वाला प्लांट तैयार करना है ताकि इंसानों को चांद पर बसाया जा सके। यह सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अमेरिका ने इसकी पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी है। नासा के मुताबिक 2030 तक चंद्रमा की सतह पर छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की वो तैयारी कर रहा है। इस प्लांट से करीब 100 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। ये रिएक्टर कई सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के काम कर सकता है। दरअसल चांद पर 14 दिन की लंबी रात में सोलर पैनल काम नहीं कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के बीच समझौता हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए 2027 में आर्टेमिस 3 मिशन को भेजने की तैयारी है, जो चांद की सतह पर उतरेगा। अमेरिका के अलावा रूस और चीन भी 2036 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की अब तैयारी कर रहे हैं, यानी होड़ मच गई है। आप सोचिए कि अमेरिका 9 लाख करोड़ रुपए खर्च करके चांद पर बस्ती बसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इतने रुपए में, इतने बड़े बजट में अमेरिका अपने यहाँ स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तक खड़े कर सकता है। क्यों यह किया जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। एक अनुमान के मुताबिक 9 लाख करोड़ रुपए में 200 बेड वाले 4000 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जा सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा स्कूल बनाए जा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास लेवल के 10,000 से ज्यादा कॉलेज बनाए जा सकते हैं। यहां आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी यह भी है कि हर साल चांद पृथ्वी से औसतन 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इसके पीछे चांद का गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे धरती पर ज्वार भाटे आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट समझिए, ये सब अमेरिका, रूस और चीन इसलिए कर रहे हैं कि धरती पे अगर जो अर्थ रेयर मेटल्स हैं, अगर उनकी कमी पड़ जाए, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ रही है, तो वो भरपाई कहाँ से होगी। तो जो पहले चांद पर पहुंचकर इन मेटल्स पर कब्जा कर लेगा, वो देश अगले कुछ और वर्षों तक धरती पर राज कर सकता है, मानव सभ्यता पर राज कर सकता है। और उसी होड़ में ये तीनों बड़े मुल्क इस वक्त लगे हुए हैं। मून मिशन को लेकर पूरी दुनिया को भारत से भी बहुत उम्मीदें हैं।
इसकी दो वजह हैं। पहला, भारत दुनिया में सबसे सस्ता मून मिशन भेजता है और दूसरा, भारत के मिशन की सक्सेस रेट बहुत ही अच्छी रही है। आपको याद होगा अगस्त 2023 में भारत ने ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन भेजा था। इस मिशन में भारत ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर किसी मशीन को उतारा था। इससे पहले साल 2008 में भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान भेजा था, जिसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की पुष्टि कर दी थी। आज भारत के पास चांद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और अब भारत 2027-28 में चंद्रयान 4 के लॉन्चिंग की भी तैयारी कर रहा है, यानी भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता है। और अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। बात पश्चिम एशिया में जारी जंग की, जिसके आज 34 दिन पूरे हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जिस स्पीच का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, उसे अगर एक वर्ड में डिकोड करूं तो वो फुस पटाखा साबित हुआ। ट्रंप ने 19 मिनट का भाषण दिया। इसमें कोई नया ऐलान नहीं था, कोई नई बात नहीं थी, वही बातें दोहराई जो पिछले कुछ दिनों से वो लगातार कहते आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइल, ड्रोन क्षमता और नेवी खत्म की जा चुकी है। सेना अमेरिका के कंट्रोल में आ चुकी है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं और वहां रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अपने ही 45,000 लोगों की इन दिनों में हत्या की है। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। अगर डील नहीं भी हुई तो ईरान को वो तबाह कर देंगे। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी बड़ी बातें की हैं। कहा कि जिन्हें हॉर्मुज से तेल लेना है वे खुद उसकी अब रक्षा करें जाके। अमेरिका को हॉर्मुज की जरूरत नहीं है। और आखिर में ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचाने की चेतावनी दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पीच अमेरिकी समय के मुताबिक 1 अप्रैल की रात 9 बजे दी थी, यानी जिस दिन पूरी दुनिया फूल्स डे, अप्रैल फूल्स डे बनाती है, मूर्ख दिवस। लेकिन व्हाइट हाउस से आए इस संदेश ने ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा दिया, क्योंकि ट्रंप तो जो बोल रहे थे वो सबके सामने था। लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया को अप्रैल फूल बनाया है या फिर उनकी इस रणनीति में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, जिसे वो मागा की प्लानिंग कहते हैं। समझिए इसको जरा। जब मिसाइलें चलती हैं तो क्या ट्रंप की तिजोरियां भी भरती हैं? ईरान के साथ युद्ध के इस माहौल में कौन अमीर हो रहा है और कौन बर्बाद? जैसे ही ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी, दुनिया भर के फ्यूचर्स मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गए। लेकिन ध्यान से देखिए, जहां एक तरफ आम आदमी की कमर टूट रही है, वहीं डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और एनर्जी जायंट्स के चेहरे खिले हुए हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जब जब ट्रंप अटैक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बाजार की अस्थिरता उनकी कंपनी के एल्गोरिदम को सूट करती है? फ्रांस 24 की रिपोर्ट इशारा करती है कि इस युद्ध का सबसे बड़ा लाभार्थी कोई और नहीं बल्कि वे लॉबिस्ट हैं, जिन्होंने ट्रंप के मागा INC सुपर पैक में करोड़ों डॉलर झोंके हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के शुरुआती सिर्फ 48 घंटों में पेंटागन ने $5.6 बिलियन यानी करीब 47,000 करोड़ रुपए के हथियार फूंक दिए। लेकिन ये पैसा जा किसकी जेब में रहा है? असली खेल यहीं से शुरू होता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा हैरान करने वाला है। ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक ऐसी ड्रोन कंपनी को बैक कर रहे हैं जो हर महीने 10,000 ड्रोन बनाने का लक्ष्य रख रही है। टारगेट पेंटागन का वो बजट है जिसमें अमेरिका ने 2027 तक स्वदेशी ड्रोन्स के लिए $1.1 बिलियन सुरक्षित रखे हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप युद्ध का माहौल इसलिए बना रहे हैं ताकि उनके बेटों की कंपनी को हथियारों का ठेका मिल सके? एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि क्या ये अमेरिका फर्स्ट है या ट्रंप फैमिली फर्स्ट? मेरे ख्याल से ट्रंप इज नॉट अ प्रेसिडेंट, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के ट्रंप बिजनेस कर रहा है। उनके जो लोगों ने इलेक्शन में फंडिंग किया उसको कमा के दे रहा है और ये सही नहीं है।
जब ट्रंप मंच से मागा का नारा लगाते हैं तो क्या वो अपनी उस लाइन पर चल रहे हैं कि अमेरिका की जनता भाड़ में जाए, अपना काम बनता रहे। जहां एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी संसद से इस युद्ध के लिए अतिरिक्त बजट मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मिडिल क्लास महंगाई और अनिश्चितता की आग में झुलस रहा है। इतिहास गवाह है कि युद्ध में अमीर और अमीर होता है और गरीब के घर का चलता चूल्हा भी बंद हो जाता है। जब राष्ट्रपति के बेटे हथियारों की सप्लाई में हिस्सा ढूंढ रहे हों और उनके करीबी गोपनीय सूचनाओं पर सट्टा लगा रहे हों तो समझ जाइए कि राष्ट्र की रक्षा नहीं है, बल्कि एक फैमिली बिजनेस का विस्तार किया जा रहा है। युद्ध के बहाने एक तरफ अमेरिका में मुनाफे का खेल चल रहा है, उधर ईरान के अंदरूनी हालात और भी ज्यादा खौफनाक हो चुके हैं। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई हफ्तों से गायब है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुस्तफा को ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। रिपोर्ट ये कहती है कि मुस्तफा के गायब होने के बाद ईरान की सत्ता पर अब IRGC का सीधे कब्जा हो गया है। वहीं ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने राष्ट्रपति पेजेश्कियन के एक आदेश पर भी रोक लगा दी है। IRGC ने राष्ट्रपति पेजेश्कियन को नया खुफिया मंत्री नियुक्ति से रोक भी दिया है। ऐसे में सवाल है कि ईरान को लेकर ट्रंप जिस रिजीम चेंज होने की बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई में हो चुका है? अट्ठाईस फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा को ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी तो मिली, लेकिन अब तक वो दुनिया के सामने नहीं आए। रिपोर्ट कह रही है कि वो घायल हैं, शायद रूस में इलाज करा रहे हैं या फिर उन्हें अपनों ने ही कैद कर लिया है। द वीक और ग्लोबल इनसाइट्स की रिपोर्ट सनसनीखेज दावा कर रही है कि IRGC ने मुस्तफा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया है। कोई उनसे मिलने नहीं जा सकता, यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी नहीं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स कहती हैं कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन की हर नियुक्ति को IRGC खारिज कर रही है। सुप्रीम लीडर तक कौन सी जानकारी जाएगी, अब सेना तय कर रही है। मुस्तफा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर ईरानी जनरल अब ईरान की विदेश नीति और मिसाइलों के बटन पर कुंडली मार कर बैठ गए हैं। क्या ये ईरान का मौन तख्ता पलट है और क्या ट्रंप इसी नए रिजीम की बात कर रहे हैं? सवाल है कि क्या ईरान अब कभी पुराना ईरान नहीं रहेगा? मुस्तफा खामेनेई का गायब होना सिर्फ संयोग है या कोई गहरी साजिश? द वीक की ये रिपोर्ट ईरान के उस चेहरे को बेनकाब कर रही है जिसे तेहरान दुनिया से छिपाना चाहता था। ईरान में सरकार और सेना के बीच जारी रस्साकशी की खबरों के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लगातार बड़ी खबरें इस युद्ध के मैदान से आती जा रही हैं। ईरान ने इजरायल के खिलाफ मिसाइलों की 1989वीं खेप दागी है। 100 मिसाइलों और 200 रॉकेट से इजरायल पर ईरान ने हमला किया है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार दबाव इजरायल पर बना रहा है। अमेरिका के जो सहयोगी मुल्क हैं खाड़ी में, उन पर भी हमले कर रहा है। ईरान का दावा है कि तेल अवीव और इलाक पर भारी मिसाइलें उसने आज दागी हैं, जिससे बड़ा नुकसान उसने इजरायली ठिकानों को पहुंचाया है। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, जो कि संयुक्त राष्ट्र से आ रही है, UN से, जहां चीन ने इजरायल को अल्टीमेटम दिया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में 2 टूक कहा कि लेबनान को किसी भी कीमत पर दूसरा गाजा नहीं बनने दिया जाएगा। UN में चीन के राजदूत सुन लेई ने इजराइल से कहा कि वो अपनी सेनाओं को फौरन लेबनान की सीमा से वापस निकाल ले, बाहर बुला ले। चीन ने स्पष्ट किया कि लेबनान की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना हर हाल में जरूरी है। यानी चीन भी खुलकर अब इस लड़ाई में ईरान लेबनान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ हो गया है। आपको बता दें कि ईरान युद्ध की आड़ में इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। लेबनान और इजराइल एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं। लेबनान इजराइल के उत्तर में है और लगातार इजराइल लेबनान पर हमला करके अपने उत्तर में पैठ बनाता जा रहा है, लेबनान में अंदर घुसता जा रहा है। इजराइल दक्षिणी लेबनान के लिटानी नदी तक 30 किलोमीटर तक का बफर जोन बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे उत्तरी इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो आप इस खेल को समझ रहे हैं ना। अमेरिका में ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिर रही हो, ट्रंप के ऊपर दबाव पड़ रहा हो, ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात करते रहे लेकिन करते नहीं है, लेकिन इजराइल इधर अपना खेल कर रहा है। वो लगातार अपनी सीमाओं को बढ़ाने का, अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाता जा रहा है और इसीलिए ईरान और ईरान के जो
प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, चाहे हुती हो चाहे हिजबुल्लाह हो, वो अब चीन के साथ खड़े हो गए। चीन उनके पीछे आ गया और चीन मदद कर रहा है। और चीन ही नहीं, तुर्की ने भी पश्चिमी एशिया के हालात के लिए इजराइल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ईरान के साथ गैर कानूनी जंग के लिए इजरायली सरकार गुनहगार है। नेतन्याहू को वो गुनहगार बता रहे हैं। एर्दोगान ने चेतावनी दी कि इस युद्ध ने न केवल पूरे क्षेत्र को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया पर भारी आर्थिक बोझ भी डाल दिया है। एर्दोगान ने इजराइल पर पूरे इलाके में संघर्ष, अराजकता और संकट बढ़ाने का आरोप लगाते हुए इसे मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दिया। सुनिए क्या कुछ कहा राष्ट्रपति एर्दोगान ने। तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अब तमाम मुल्क इकट्ठे हो गए और उसके खिलाफ आवाज भी इस लड़ाई में उठाने लगे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, जहां हिंदुस्तान से खबर है। पश्चिम बंगाल से मालदा हिंसा से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई को मामला दे दिया गया है। सीबीआई इस मालदा में जो हिंसा हुई थी, जो हमने आज सबसे बड़ी स्टोरी आपको दिखाई, वो जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई की टीम कल से जांच शुरू करेगी। सीबीआई की टीम कल ही मालदा पहुंच जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आई है। और अब बात करते हैं चक्रव्यूह के आखिर में आपके व्यूज की, यानी पब्लिक के व्यूज की। पब्लिक क्या कह रही है? शंकर सिंह बिष्ट ट्रंप साहब के बारे में क्या ट्वीट करते हैं, देखिए इसको। ईरान को अप्रैल फूल बनाने निकले ट्रंप अब अपनी हरकतों और बयानों से दुनिया के सामने अमेरिका को फूल साबित करने पर तुले हैं। अगला पब्लिक व्यू प्रीति मेहरा जी का है, जो बंगाल पर लिखती है एसआईआर के मुद्दे पर सवाल सिर्फ घटना का नहीं है, सिस्टम की हालत का है। जहां जांच करने वाले ही सुरक्षित नहीं, वहां सच कैसे बाहर आएगा? लोकतंत्र में इस अराजकता को क्या नाम दे? अगला पब्लिक व्यू जुबिन गर्ग के मामले पर है, असम के मामले पर है। श्रुति ठाकुर जी लिखती है, असम में जुबिन की मृत्यु को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सही नहीं है। एक और पब्लिक व्यू आज लेता हूं, संध्या चौधरी जी का है, जो कि चांद पर आर्टेमिस 2 जो मिशन जा रहा है उस बारे में वो लिखती हैं। ऐतिहासिक पल है, 54 साल के बाद मानव चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेंगे तो बहुत ही गौरव की बात होगी। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।